इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। इसे बिल्कुल सिंपल रखूंगा कि पॉल साइंस के बिगिनर्स या नॉन पॉल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इजीली समझ सकते हैं। आर्टिकल 20 भी एक फंडामेंटल राइट है, तो इसीलिए ये भी पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमें दिया गया है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। किसी भी ऑफेंस के बाद जो कन्विक्शन या पनिशमेंट होता है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोटेक्शंस ये प्रोवाइड करता है। ये अवेलेबल है फॉर सिटीजंस एज वेल एज फॉर फॉरेनर्स। अगर आप लोगों ने सिटीजंस, फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, लीगल पर्सन के बीच क्या डिफरेंस है इन सब की वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन या प्लेलिस्ट से जाके आप लोग आर्टिकल 14 के हमारे वीडियो को चेक करोगे तो आप समझ जाओगे कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजंस, फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स एंड लीगल पर्सन। तो आर्टिकल 20 जो है ये अवेलेबल है फॉर सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स, फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर लीगल पर्सन, जैसे कि कंपनीज या कोई भी कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड एंटिटी होता है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट और कन्विक्शन। ध्यान देने वाली बात है कि आर्बिट्रेरीली अगर कोई आपको उठा के अननेसेसरी पनिशमेंट देता है और एक्सेसिव या फिर कोई एक्सेसिव पनिशमेंट देता है कि आपने किसी से 1000 रुपए चुराए हैं और कोर्ट आपको लाइफ सेंटेंस प्रोवाइड कर देती है, उम्र कैद की सजा देती है, दैट इज एक्सेसिव पनिशमेंट। तो उन सब चीजों के अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ध्यान रखना, इसी से ही रिलेटेड एक और आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 22, जिसके बारे में वीडियो या तो आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट से ही जाके इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीरीज से चेक कर सकते हो। वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्ट। अरेस्ट करते वक्त किस तरह की फॉर्मेलिटीज, किस तरह के राइट्स हमारे होते हैं अरेस्ट के टाइम पे, उसको वो इंश्योर करता है आर्टिकल 20 को। और आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है अरेस्ट हो चुका है, ट्रायल्स हो चुके हैं, प्रोसीडिंग्स हो चुके हैं, जब कन्विक्शन अवॉर्ड होने का समय होगा उस वक्त कुछ प्रोटेक्शंस जो है ये आर्टिकल 20 इंश्योर करता है। ध्यान रखने की बात है कि आर्टिकल 20 जो है कन्विक्शन के अगेंस्ट ही सिर्फ अवेलेबल है, ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं। तो ट्रायल्स हो सकते हैं, प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, उसके बाद जो भी कन्विक्शन आएगा उससे उस केस पे प्रोटेक्शन या उस केस में एक्टिवेट होगा आर्टिकल 20। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये क्रिमिनल ऑफेंसेस के अगेंस्ट ही अवेलेबल है सिर्फ। अगर कोई सिविल ऑफेंस है या कोई इनकम टैक्स लॉ के वायलेशंस है, उन केसेस में जो भी ट्रायल्स के बाद जो भी पनिशमेंट्स अवॉर्ड होते हैं, उन पनिशमेंट्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। उनके केस में ये राइट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के परव्यू से बाहर रखा गया है। अगर किसी एप्रीहेंशन की वजह से, अगर किसी डाउट की वजह से, किसी शक की वजह से आपको प्रिवेंटिवली डिटेन किया जाता है, तब आर्टिकल 20 के प्रोटेक्शंस आपको अवेलेबल नहीं होंगे। यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फंडामेंटल राइट टू योर प्रोटेक्शन इन आर्टिकल 20। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट भी किया है, अपील भी किया है। केदारनाथ भजौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस आया था, आगे जाके हम देखेंगे इसको थोड़ी देर में। अगर डायरेक्ट सेंस में बताऊं तो ये आर्टिकल हमें 3 एसेंशियल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज से ये हमें बचाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या है कि आप किसी एक्टिविटी को करते हो, फॉर एग्जांपल आज के डेट पे आप कोई एक्टिविटी करते हो, मंडे को से फॉर एग्जांपल 12 दिसंबर को कोई एक्टिविटी आप करते हो, उस एक्टिविटी को करते वक्त उस डेट पे वो एक्टिविटी एक ऑफेंस नहीं था। किसी भी एक्टिविटी को ऑफेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक लॉ होना पड़ेगा। जिस लॉ के अंदर बताया जाए कि इस काम को करना एक ऑफेंस था, तभी वो ऑफेंस कहलाएगा। अदरवाइज इट्स अ सिंपल एक्टिविटी, आप सोते हो, जगते हो, बाइक लेके घूमने जाते हो, बट उस तरह की एक्टिविटी जो है आप कर देते हो एक्टिविटी को, पर करते वक्त वो एक क्राइम या ऑफेंस नहीं था, तो आपको बाद में एक लॉ बना के उस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जा सकता है। दैट इज फर्स्ट थिंग दैट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज टॉकिंग अबाउट। सेकंड थिंग ये कहता है कि आप ठीक है जो एक्टिविटी कर रहे हो, चलो मान लेते हैं कि वो उसी वक्त एक ऑफेंस था। इस देश के अंदर कहीं तो एक लॉ बना हुआ था जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि आपने जो एक्टिविटी करी है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था उस वक्त जब आपने किया। बट उस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट जो था सिर्फ 6 महीने का पनिशमेंट था, 6 महीने की सजा उस पर थी। बाद में लॉ को अमेंड करके दोबारा नया लॉ बना के आप उस ऑफेंस के पनिशमेंट को 3 साल या 5 साल या 10 साल नहीं कर सकते। ये है एक्स पोस्ट फैक्टो का मीनिंग। जिस वक्त एक्टिविटी को किया गया है, अगर वो ऑफेंस नहीं था तो बाद में लॉ बना के आपको पनिश नहीं किया जा सकता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जिस वक्त अगर आप कोई ऑफेंस भी कर देते हो, ठीक है, ऑफेंस आपने कर दिया, बट उस ऑफेंस के लिए उस एग्जिस्टिंग टाइम पे जो भी पनिशमेंट्स लिमिटेड थे उतने ही पनिशमेंट्स आपको मिल सकते हैं। दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये आपको प्रोटेक्शन है। सेकंड है डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी का मतलब है डबल सजा, 2 बार सजा। ठीक है, अगर कोई एक ऑफेंस करता है इंसान, उस ऑफेंस के लिए इंसान को एक ही बार सजा मिल सकती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को इसके अंदर नहीं ऐड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कन्विक्शन को ही देखा जाएगा। मान लेते हैं आप कोई ऑफेंस करते हो, जॉब में आप काम करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय हो, आपने एक ऑफेंस किया। इस ऑफेंस को करते ही उस डिपार्टमेंट से एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी और आपके अगेंस्ट पनिश किया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज गोइंग टू बी टेकन। बाद में उसी ऑफेंस के लिए, उसी क्राइम के लिए कोर्ट में केसेस चलेंगे। कोर्ट में केसेस चलने के बाद कोर्ट कहता है कि आपको 10 साल की सजा मिलेगी और इतने रुपए का फाइन भी होगा। इसको डबल जेओपार्डी नहीं कहा जाएगा। हालांकि 2 बार पनिशमेंट मिला है आपको। एक बार पनिशमेंट आपके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद आपके डिपार्टमेंट ने आपको दे दी,
और सेकंड टाइम कोर्ट आपको पनिश कर रहा है, बट ये डबल जेओपार्डी के अंदर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुडिशियल कन्विक्शन को ही सिर्फ माना जाएगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल पनिशमेंट्स को इसके अंदर नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। इसी के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आप कोई एयरपोर्ट से कोई इल्लीगल सामान लेकर आ रहे हो, आपको कस्टम्स ऑफिसर्स ने वहीं आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, आपके सामान को अपने पास रख लिया, बाद में उसी क्राइम के चलते, उसी इल्लीगल स्मगलिंग के चलते आपको कोर्ट में सजा भी मिलती है। वंस अगेन अनदर एग्जांपल। इसको भी आप नहीं कह सकते हो कि डबल जेओपार्डी हो चुका है, एक्साइज वालों ने ऑलरेडी मेरा सामान रख लिया। नो, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वो एक्साइज डिपार्टमेंट की, देयर इज नॉट ए जुडिशियल कन्विक्शन। इसका एक और एक्सेप्शन हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस आपने कोई क्राइम किया, उस क्राइम के लिए आपको सजा पनिशमेंट मिल चुकी है, और जैसे-जैसे प्रोसीडिंग्स और ट्रायल्स आगे बढ़ते हैं, ये डिस्कवर होता है कि आपने कोई और क्राइम भी उसी दिन उसी क्राइम से रिलेटेड कर दिया था। तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा सजा मिल सकती है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि एक सिचुएशन इस तरह का इमेजिन करते हैं कि जहां चोरी करी गई है, एक बंगले में देयर हैज बीन ए थेफ्ट दैट वन पर्सन हैज इनिशिएटेड। वो जाता है, इनिशिएट करता है और थेफ्ट करके वहां से निकल कर आता है। बट उसी इंसान के साथ 3-4 और लोग थे, जिन 4-5 लोगों ने मिलके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी करी थी, अबेटमेंट भी किया था कि मैं इस इंसान का मर्डर भी करूंगा, उस घर के मालिक का। तो बाद में जाके जब डिस्कवर होता है कि सिर्फ चोरी ही नहीं, उस घर के मालिक का मर्डर भी हुआ है, तब आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस या अबेटमेंट ऑफ मर्डर या कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल की सजा भी आपके ऊपर लग सकती है। वो नहीं कहा जा सकता है डबल जेओपार्डी। ठीक है, सो दीज आर टू फर्स्ट एक्सेप्शन। उसके बाद अगर हम जाए थर्ड प्रोविजन जो है आर्टिकल 20 के अंदर, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई ऑफेंस अगर आप करते हो, आपको अपने ही क्राइम के अगेंस्ट, अपने ही ऑफेंस के अगेंस्ट विटनेस बनने में मजबूर नहीं किया जा सकता। आप अपने इंटरेस्ट, अपने कॉन्सेंट से अगर करना चाहो, वेरी गुड। आप सीधा पहले ही दिन कोर्ट में जाके अगर बोल दोगे जज के सामने कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है या हाँ मैंने ये चोरी करी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कोई फोर्सफुली कोर्स करके आपको नहीं मजबूर कर सकता है अपने ही किए हुए ऑफेंस के अगेंस्ट विटनेस देने को या विटनेस बनने को। दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। किन किन चीजों को, किन किन कॉन्टेक्स्ट में हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। पहला है कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। दूसरा है कंपल्शन टू गिव थंब इंप्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेंस एक्सेट्रा। ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट काठी कालू ओघाट के केस के बाद से आया है। काठी कालू है, मैंने कोलू लिखा होगा शायद स्क्रीन पे। काठी कालू ओघाट 1962 का जो केस था, उससे ये निकल कर आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये एस्टैब्लिश किया कि फिंगरप्रिंट्स को देना, एक विटनेस देना या सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आप गवाही देने से आपको प्रोटेक्शन है कि आप चाहो तो आप गवाही ना दो अपने खिलाफ। बट अगर आपसे सिग्नेचर करने को कहता है, हैंडराइटिंग सैंपल देने को कहता है, आपसे ब्लड सैंपल देने को कहता है, टेस्ट आपके ऊपर करना चाहता है, यू कैन नॉट डिनाई। वो आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की तलाशी हो सकती है कि कहीं ड्रग्स आपने छुपाया हुआ है या कोई मर्डर वेपन आपने छुपाया हुआ है। ऑल दोस थिंग्स कैन बी देयर। उसको आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है हैंडराइटिंग सैंपल्स, मैंने पहले ही कह दिया। और लास्ट जो है नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया, डीएनए टेस्टिंग हो गया। इन सब चीजों को भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड उस इंसान का कॉन्सेंट है उस पर। अगर कॉन्सेंट के साथ, अप्रूवल के साथ, बंदे की एक्सेप्टेंस के साथ किया जाता है, तो इन तरह के टेस्ट को अलाउड कर सकते हैं हम। इनको हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। बट अगर विदाउट कंसेंट किया जाएगा तो सिल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि उन तरह के सर्कमस्टेंसेस में से अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और ये अलाउड नहीं किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, जुडिशियल जजमेंट्स हैं। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें हैं, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। बट क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आर्टिकल 20 का समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए इन 4, 5, 6 जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, उनको रफली समझना जरूरी है कि किन किन जजमेंट्स के थ्रू कौन कौन सी चीजें ऐड हुए हैं। केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953, मैंने पहले भी थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपहेल्ड कर दिया गया था। इस जजमेंट के अंदर और भी कुछ कुछ चीजें हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल गोपालन डॉक्ट्रिन को अपहेल्ड किया गया था। ऑल दोस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल। इसमें सिर्फ इतना ही हमें ध्यान रखना है कि इस केस के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को आर्टिकल 20 के परव्यू से बाहर रखा गया था। अगर प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया है किसी इंसान को, तो आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 65 या फिर 59 का केस हम ले लेते हैं। थॉमस दाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1959 में नो एक्स पोस्ट फैक्टो को रीएस्टैब्लिश किया गया है, इसको अपहेल्ड किया गया है। नेक्स्ट 1965 में एक केस आया था। नेक्स्ट 1962 का देख लेते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघाट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। उस पे ये कहा गया है कि फिजिकल एविडेंस या फिंगरप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट करना इंक्रिमिनेशन नहीं है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है। देश देना को मजबूर किया जा सकता है एक ऑफेंडर को, स्पेसिमेन सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट्स, थंबप्रिंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट 1964-65 का एक केस है, रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में बोला गया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली, एक्स पोस्ट फैक्टो वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि रेट्रोस्पेक्टिवली जाके अगर आप किसी की सजा को कम करते हो उसके रिफॉर्मेशन के लिए, इसका ये मानना था कि जुडिशियल सिस्टम का काम सिर्फ पनिश करना ही नहीं है,
जुडिशियल सिस्टम का काम है प्रिजनर्स या ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करना भी, उनको बेटर करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई बाद में जाके एक नया एक्ट बनता है या नई जजमेंट नया कोई आता है, जिस पे कहा जाता है कि फलाने ऑफेंस को करने के बाद लोगों को रिफॉर्मेशन का एक मौका दिया जाएगा, दैट इज अलाउड। तो कहने का ये मतलब है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में रिट्रोस्पेक्टिवली जाके आप पनिशमेंट को बढ़ा नहीं सकते हो या नॉन अवेलेबल किसी ऑफेंस को ऑफेंस नहीं बना सकते हो, पर इसका ऑपोजिट पनिशमेंट को कम करना या रिफॉर्म या बेटरमेंट के लिए कोई प्रोविजन इंप्रूवमेंट का बनाना, दैट इज अलाउड। वो रतन लाल स्टेट ऑफ पंजाब ने बोला था। ठीक है, नंदिनी सत्पाठी वर्सेस पीएल दानी की अगर केस को हम देखें तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि आप किसी इंसान को बोलना कंपल्शन नहीं कर सकते हो, द पर्सन हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, ये हमें नंदिनी सत्पाठी वर्सेस पीएल दानी में मिलता है। तो मैंने बताया था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इंश्योर करता है कि विद कंसेंट, सिर्फ और सिर्फ विद कंसेंट जो है नार्को एनालिसिस या फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट या फिर डीएनए टेस्ट ये सब किए जा सकते हैं। अगर विदाउट कंसेंट किया जाएगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएंगे ये सारे मेजर्स। तो ये है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी हमारे प्लेलिस्ट के वीडियोस को चेक करके अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हो।